Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. बेटा आप लोग को जैसे मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में एमडीकेट 10 सितंबर को होने जा रहा है, तो इस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया और मैंने भी यही बेहतर समझा कि इन एमडीकेट एस्पिरेंट्स के लिए, ये जो एमडीकेट देने वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए एक सेशन रखा जाए। उनसे उस सेशन में हम क्या करेंगे, हमने ये डिसाइड किया कि हर रोज़ हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे एमसीक्यूज़ की, और हर वीडियो में हम एक एक चैप्टर की जो जितने भी कंसेप्चुअल हों एमसीक्यूज़ होंगे, जितने लॉजिकल एमसीक्यूज़ होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो तकरीबन 30 to 40 मिनट तक हो सकती है और इसमें हम इंशाल्लाह 60 to 70 प्लस जो एमसीक्यूज़ होंगे कंसेप्चुअल और लॉजिकल वो हम सॉल्व करेंगे। तो पिछले 3 दिनों से हमने ये स्टार्ट ली है। पिछले 3 दिनों में हमने हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं। पहले दिन हमने सेल स्ट्रक्चर फंक्शन किया, फिर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किया, उसके बाद हमने एंजाइम किया। आज हम अपने चौथे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, ए सेलुलर लाइफ, यानी ये जो वायरसेस वगैरह हैं इनके बारे में है। सो ये जो चैप्टर है इसमें हम राउंड 60 to 70 एमसीक्यूज़ करेंगे और 35 मिनट तक ये वीडियो होगी। सो आखिर तक जुड़ी रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ये सारे एमसीक्यूज़ आप लोग देखेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सीखेंगे, तो 80% जो चैप्टर है वो आपका यहीं से होगा और यहीं से आप लोग ईज़िली कवर कर सकेंगे। सो 30 मिनट और या 35 मिनट में अगर आपका एक पूरा चैप्टर हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी अचीवमेंट मैं तो नहीं समझता। तो आइए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि इन हाउ मच टाइम वायरसेस में टेक ओवर अ सेल और अ सेल कॉपी इटसेल्फ एंड किल द सेल। कहते हैं कि कितने टाइम में वायरस जो होता है वो सेल को कवर कर लेता है और यानी सेल को क्या करते हैं, अपने लपेट में ले लेता है और उसके बाद वहां पर क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, कॉपी इटसेल्फ यानी अपने बच्चे देते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं एंड किल द सेल। एमसीक्यू का मकसद मतलब ये है कि जो वायरसेस हैं वो कितने टाइम में सेल को कवर कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर रेप्लिकेशन करते हैं और फिर उसको जो सेल होता है उसको क्या करते हैं, किल करते हैं, मार देते हैं। कितने टाइम में? ए ऑप्शन है 10 मिनट, बी है हमारे पास 20 मिनट, सी 30 मिनट और डी हमारे पास 5 मिनट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 मिनट। ऐसे वायरस भी है जो 70 सेकेंड में क्या करते हैं, पूरे सेल को कवर करते हैं और उसके बाद मार देते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है कि 10 मिनट्स में सारा का सारा सेल को ख़त्म कर देते हैं। और ये याद रखें यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यू भी है कि 20 मिनट बैक्टीरिया जो सेल है, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कितने मिनट के बाद डबल हो जाती है, तो बेटा याद रखें कि हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को क्या करते हैं, डबल करते हैं। यानी 2 होते हैं तो 20 के बाद क्या होंगे, डबल होंगे, 4 होंगे तो 8 होंगे तो 16। तो ये आपका ये एक एमसीक्यूज हो गया और दूसरा बैक्टीरिया का भी हो गया। मैं इसी तरह करूंगा कि जो एक एमसीक्यूज जो रिलेटेड होंगे एक दूसरे से वो मैं लिखूंगा नहीं, इतना फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो मैं यहीं ज़बानी बताया करूंगा। सो इंशाल्लाह वो आप लोग इजीली कवर कर लेंगे। फिर कहते हैं कि स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन इम्यूनोलॉजी, बी वायरोलॉजी, सी मार्फोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेटा ये देखो, ये अभी एक एमसीक्यू नहीं, ये 3 एमसीक्यू हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि जो मैंने तो वायरस का यहाँ पर लिखा है, आपसे पूछ सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी किस चीज़ का स्टडी है, तो बेटा याद रखें कि जो इम्यून सिस्टम का स्टडी है उन्हें कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ये एक वायरस हो गया। अब स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी, ये आपका दूसरा एमसीक्यू यूज हो गया कि जो वायरस की स्टडी है वो क्या होती है,
वायरोलॉजी, इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है इम्यूनोलॉजी, और थर्ड एमसीक्यूज अगर कहे कि मॉर्फोलॉजी क्या है तो बेटा याद रखेगा कि स्टडी ऑफ सेल एंड शेप जो है तो होती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सही है, तो ये देखो ऑप्शन 3 है, हर एक से अलग-अलग एमसीक्यूज बन रहा है। इस तरह आप लोग सीखें, फिर इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आप लोग को गलत नहीं कर पाएगा वहाँ एमसीक्यूज में। और देखो बेटा मैं लास्ट 3 दिनों से यही रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ कि बायो के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितना बायो को ज़्यादा रीड कर सकते हो ये आखिरी दिन है, इनमें रीड किया करें, एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया करें, और साथ में बायो की जितनी ज़्यादा आप लोग रीडिंग करेंगे उतना ही आप लोग को इजी होगा। और पेपर में जब आप लोग बैठेंगे वहाँ पर तो यकीन मानिए अगर रीडिंग आपकी ज़्यादा होगी बायो की तो डायरेक्टली आप ऑप्शन को क्या आप लोग को सारे के सारे आएंगे। सही है, बायो इंतहाई इजी होती है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते जाए। और ये जो मैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ कर रहा हूँ ये किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। ये एमसीक्यूज़ मैंने मुख्तलिफ पास पेपर से उठाए हैं, मुख्तलिफ बुक से उठाए हैं, और मुख्तलिफ जो पीएमसी के टेस्ट होते थे पहले वहाँ से उठाए हैं। सो बड़े मेहनत से हर चैप्टर में 60-70 एमसीक्यूज़ बनाए हैं। सो बेटा ये किसी सूरत आप लोगों ने स्किप नहीं करने। इंशाल्लाह जो मैं यहां पर कराऊंगा 80% एमसीक्यूज वही आएंगे, अगर यकीन आए फिर टेस्ट वाले दिन देख लेना। अच्छा आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं कि वायरस आर कंसीडर्ड लिविंग बिकॉज, अब हमें पता है कि वायरस क्या है, प्रेजेंट है ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों है? क्योंकि वायरस में लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है और साथ में नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब एमसीक्यू है यहाँ पर कि वायरस आर कंसीडर्ड लिविंग बिकॉज, वायरस को क्यों लिविंग कंसीडर करते हैं? बिकॉज क्योंकि इट इज हैविंग डीएनए और आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज हैविंग यानी क्या आरएनए होती है, डीएनए होती है, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, वायरस रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, और साथ में कहते हैं कि एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सी ऑप्शन, और डी है हमारे पास ऑल। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। क्यों ऑल ऑफ द अबव है? कि बेटा वायरस में क्या जो न्यूक्लिक एसिड होती है या जो जेनेटिक मटेरियल होती है, डीएनए आरएनए होती है, ये सही है ऑप्शन। एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ये भी सही है ऑप्शन। और साथ में जो एबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस की ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये सारे के सारे क्या है, वायरस के वायरस के क्या है, ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा एमसीक्यू यहां पे बनता है, वो क्या कि अगर कहें कि वायरसेस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज, कि वायरस को नॉन लिविंग हम कंसीडर करते हैं, क्यों? क्योंकि वायरस क्या होते हैं, वायरस पहले तो ये याद रखें कि नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी वायरस कोई सेल से बना नहीं होते। सही है, सो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। फिर उसके बाद वायरस कैन नॉट रिस्पायर, वायरस रिस्पायर नहीं कर सकते, सो ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर है। वायरस कैन नॉट एक्सक्रीट, वायरस क्या करते हैं, एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर है। सो अगर नॉन लिविंग का पूछे तो ये जवाब आंसर करने हैं, और अगर लिविंग का पूछे तो ये करने हैं। चलते हैं आगे, कहते हैं कि पोर्सलीन पेपर वाज डिस्कवर्ड बाय, अब पहले ज़माने में जो ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ आई थी तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये किस चीज़ से क्या काज होती है, बैक्टीरिया से हो रही है, क्या हो रही है। सो फिर वो जो जो पोर्सलीन पेपर यूज़ किया था, जिनको पता चला था कि यार ये वायरस इसके पास वो फिल्टर होते हैं, यानी इसके क्या होते हैं, पोर्सलीन पेपर से पास होते हैं। बैक्टीरिया जो होते थे, जो बाकी ऑर्गेनिज्म थे, वो इनकी फिल्ट्रेशन नहीं होती थी, मींस क्या वो रुक जाते थे। फॉर एग्जांपल ये पोर्सलीन एक पेपर है, जब इसको वायरस जब उन्होंने वो किया तो वायरस उसके थ्रू वो गुजर गए, लेकिन बैक्टीरिया बाकी ऑर्गेनिज्म गुजर नहीं सकते थे। अब ये कहते हैं कि पोर्सलीन पेपर आखिर बनाया किसने था, ये पूरा टॉपिक है, आप लोग बुक में चेक कर सकते हैं। पोर्सलीन पेपर वाज डिस्कवर्ड बाय, ए ऑप्शन है जी क्लेम्बरलैंड, बी हमारे पास WM स्टैनली, और सी हमारे पास एवानोस्की। तो बेटा ये जो हमारे पास पोर्सलीन पेपर बनाया था ये क्लेम्बरलैंड ने बनाया था, ये आप लोग रट ले, ये आप लोग याद रखें। और अगर पूछे, ये अब एक एमसीक्यूज हो गया, अब दूसरा मैं करवाता हूं, वो कौन सा, कि WM स्टैनली ने क्या किया था। तो बेटा ये याद रखें कि WM स्टैनली ने पहले ये वो किया था कि जो वायरस है ये हमारे पास लिविंग कैरेक्टर है। सही है कि वायरस हमारे पास क्या है, लिविंग है। सो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे
के हु मीन्स किसने या वो किया कहा या पहले डिस्कवर किया कि वायरस लिविंग कैरेक्टर है, तो आपका ऑप्शन WM स्टैनली होगा। सही है 2। और तीसरा इवानुस्की ने क्या किया था, इवानुस्की ने ये जो मोज़ेक वायरस डिजीज़ लगी थी तो इसके बारे में पढ़ा था। सो ऑप्शन करेक्ट जो है आप लोग का वो क्लेम्बरलैंड है। फिर चलते हैं कि पोलियो वायरस पोलियो वायरस क्या हो, कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल, टेटपूल शेप्ड, रॉड या नन। आप बेटा याद रखें हमेशा कि पोलियो वायरस जो है, जो बड़ा आम है पाकिस्तान में, उसका जो वो है शेप है वो स्फेरिकल है हमारे पास। सही है। अब ये एक वायरस हो गया, सॉरी अब ये एक क्या हो गया, एक MCQs हो गया। 2 में और कराता हूँ, वो कौन से, पोलियो तो हो गया स्फेरिकल। अब अगर पूछे कि टेटपोल शेप्ड वायरस कौन से होते हैं, मेरे अल्फाज समझे और सुने कि टेटपोल शेप्ड वायरस कौन से होते हैं, तो बेटा जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उनका शेप हमारे पास टेटपोल शेप्ड होता है। बैक्टीरियोफेज का जो वो स्ट्रक्चर होता है या शेप होता है वो किस चीज़ से होता है, टेटपोल शेप्ड होता है। ये दूसरा हो गया आपका MCQ। तीसरा करवाता हूँ कि अगर कोई पूछे कि रॉड शेप्ड वायरस कौन से होते हैं, तो बेटा रॉड शेप्ड वायरस जो हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है उनका जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड होता है। सही है। देखो एक MCQs में आपके 3 हो गए, तो इस तरह मैं रिलेटेड सारे बताया करूंगा। ये हो गया। फिर कहते हैं कि मोस्ट फेजेस रेंज इन साइज फ्रॉम, जो ज़्यादा फेजेस होती हैं यानी जो बैक्टीरियोफेज होती है उनका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। ए ऑप्शन 24 to 200 नैनोमीटर, B 24 300 नैनोमीटर, C 24 to 50 नैनोमीटर एंड D हमारे पास 24 to 350 नैनोमीटर। तो ये भी रटने वाली चीज़ है कि जो हमारे पास मोस्ट फेजेस हैं उनका साइज 24 से 200 नैनोमीटर के बीच होता है। फिर कहते हैं कि इंटीरियर पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज इज नोन एज, बैक्टीरियोफेज का जो इंटीरियर पार्ट है उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हेड, B कैप्सिड, C टेल, D बोथ A एंड B। तो इंटीरियर पार्ट जो है बैक्टीरियोफेज का वो बोथ A एंड B है। इंटीरियर पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज इज नोन एज हेड एज वेल एज कैप्सिड। सही है। अच्छा अब यहाँ पर दूसरा भी MCQs है कि ये तो इंटीरियर पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज मैंने लिखा है। अगर आपसे पूछे कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज तो आपका ऑप्शन टेल होगा। टेल हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है बैक्टीरियोफेज का, और जो इंटीरियर पार्ट है बैक्टीरियोफेज का वो हमारे पास हेड है, और हेड को हम दूसरा नाम कैप्सिड भी देते हैं। सो 2 MCQs आपके 15 सेकंड में हो गए। फिर कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड यानी RNA, DNA एंड RNA इज फाउंड इन, बैक्टीरियोफेज में जो न्यूक्लिक एसिड यानी DNA RNA होती है वो कहाँ पर पाई जाते हैं। कैप्सिड है ऑप्शन, B है हमारे पास टेल, C आर्म्स, D हमारे पास नेक। तो बेटा ये भी याद रखे कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA है बैक्टीरियोफेज के वो हमारे पास हेड यानी कैप्सिड में पाए जाते हैं। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको याद रखें कि जो DNA और RNA हैं ये बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड या हेड में पाए जाते हैं, होते हैं। फिर कहते हैं द फेज टेल कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs अक्सर जगहों पर आया है कि जो बैक्टीरियोफेज के टेल में एक एंजाइम होता है उनका नाम बताइए। ए ऑप्शन है लाइसोजाइम, B है एपोएंजाइम, C है लाइपेज, D है अमाइलेज। तो बेटा अब ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन, ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये एक MCQs नहीं है बल्कि ये 4 MCQ हैं। वो कैसे, मैं 1 मिनट में अभी दिखाता हूँ। पहले तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं कि जो फेज के टेल में जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। ये आप लोग याद रखें। सही है। एक MCQs यहां पर हो गया। अब दूसरा वो जो ऑप्शन दिया है एपोएंजाइम, अगर पूछे कि एपोएंजाइम क्या है तो बेटा ये MCQs है कि दी प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको कहते हैं एपोएंजाइम। ये हो गए आपके 2 MCQ। मैं इसी में एक और याद आ गया, ये प्रोटीन पार्ट तो हो गया एपोएंजाइम। अगर पूछे कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, कोफैक्टर। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम व्हाइल द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोफैक्टर। ये आपके 3 हो गए। चौथे की तरफ चलते हैं
कि अगर आपसे पूछे कि एंजाइम, ये लाइपेज भी क्या है, एंजाइम है, कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो बेटा याद रखिए कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो स्टमक में पाया जाता है। ये आपके 4 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट गेम से वो ऑप्शन की तरफ। एमाइलेज, पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे कि जो एमाइलेज एंजाइम है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो बेटा याद रखे कि एमाइलेज एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज में होता है। तो एक एमसीक्यू से आपके 5 एमसीक्यूज हो गए। और क्या चाहिए आप लोगों को? तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग ये मेरे साथ करें, आप लोग एंड तक देखें, फिर देखें कि ये जो आपका चैप्टर है ये चुटकी में ख़त्म होता है कि नहीं। 35 से 40 मिनट में आपका चैप्टर फुल, और इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज़ जो मैं करवा रहा हूँ टेस्ट में देखना वही आएंगे। हर इस चैप्टर से 3-4 एमसीक्यूज़ आएंगे, सो मस्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन HIV विच प्रोटीन मेक द स्पाइक, HIV वायरस में कौन से प्रोटीन स्पाइक बनाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास GP120-40, बी है GP120 and 41, सी GP121 and 40, डी GP121 and 41। तो जो हमारे पास स्पाइक बनाते हैं HIV में, जो स्पाइक बनाते हैं वो प्रोटीन हमारे पास GP120 और 41 हमारे पास हैं। वो प्रोटीन जो HIV के स्पाइक बनाते हैं वो हमारे पास GP120 और GP41 प्रोटीन होते हैं। फिर चलते हैं आगे कि इन HIV विच प्रोटीन फॉर्म द मैट्रिक्स। HIV में देखो पहले होता है स्पाइक, उसके बाद होता है मैट्रिक्स, फिर लास्ट में होता है हमारे पास कैप्सिड। स्पाइक्स तो हो गए, अब कहते हैं कि HIV में जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सी प्रोटीन बनाता है? ए ऑप्शन P17, बी ऑप्शन P24, सी ऑप्शन भी P24 लिखा है, P24, इसको P25 कर दें, P25, और जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो है P30। तो बेटा याद रखें कि P17 प्रोटीन मेक द मैट्रिक्स ऑफ द HIV वायरस। अब यहाँ पर दूसरा MCQs है। P17 ने तो मैट्रिक्स बनाया किस चीज़ का? HIV वायरस का। अगर पूछे कि जो वो है एनवलप है वो कौन बनाता है, तो बेटा याद रखे कि P24 जो प्रोटीन होती है वो एनवलप बनाती है HIV का। सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। HIV बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वायरस। HIV जो वायरस है हमारे पास, ये वायरस के कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ए ऑप्शन है लेंटिवायरस, बी है रेट्रोवायरस, सी बोथ, डी हमारे पास नन। सो जो HIV वायरस है वो हमारे पास क्लास रेट्रोवायरस से बिलोंग करते हैं। वायरसेस के मुख्तलिफ क्लासेस होते हैं, तो अब कहते हैं कि HIV वायरस कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, तो बेटा याद रखें कि रेट्रोवायरस इज अ क्लास वेयर HIV वायरस इज प्रेजेंट। सही है। अच्छा, अब लेंटिवायरस, ये ऑप्शन लेंटिवायरस क्या होता है? ये तो मैंने क्लास का पूछा है। अगर आप लोगों से दूसरा MCQs मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप लोगों से पूछे कि HIV कौन से सब क्लास से बिलोंग करते हैं, HIV कौन से सब क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर आपका ऑप्शन लेंटिवायरस होगा। जो सब क्लास है HIV का वो हमारे पास लेंटिवायरस है, और जो क्लास है HIV का वो हमारे पास रेट्रोवायरस होता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास सब क्लास। अगर क्लास का पूछे तो आपने रेट्रोवायरस को टिक करना है, क्लिक करना है, और अगर जो सब क्लास का पूछे तो आपने लेंटिवायरस को क्लिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इनसाइड द कोर 3 एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर HIV रेप्लिकेशन आर। अब ये जो वो हैं कोर हैं, सही है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट मुझे चेक करने दें। इस तरह ना हो कि फिर आप लोग कहें कि सर आपने तो गलत पढ़ाया।
एक मिनट जी, कोर और कैप्सिड सही है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था कि ये जो है ये कोर या कैप्सिड ये P24 बनाता है, ये मैंने सही बताया है। आप कहते हैं कि कोर में या कैप्सिड में, कोर को हम दूसरा नाम कैप्सिड भी देते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने चेक किया कि इस तरह ना हो कि मैं आप लोग को गलत बताऊँ और आप लोग को मेरी वजह से MCQs गलत करें तो मैं बहुत बुरी बात हुई है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जो कोर में एंजाइम्स होते हैं 3 या कैप्सिड में 3 एंजाइम होते हैं, उनके नाम क्या है या वो कौन से एंजाइम्स हैं? ए ऑप्शन है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बी है हमारे पास इंटीग्रेज, सी है हमारे पास प्रोटीएज, डी है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। सो बेटा याद रखे कि जो कोर में 3 एंजाइम होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, उसी के साथ साथ इंटीग्रेज भी होता है और प्रोटीएज एंजाइम भी होता है। तो यहाँ तक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।